गुड इवनिंग एवरीवन। पाली नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस कड़ी में हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे आज से, जिसमें हम आपको ये समझाने की और बिल्कुल ही सिंपली समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई नर्सिंग का एक टॉपिक है शौक। इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा मैं कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से कर लो, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। इसी के साथ पाली नर्सिंग क्लासेस जो है वो लाइक और शेयर करना नहीं भूले, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अपने फ्रेंड्स और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में है उनको भी कम से कम इन सभी का फायदा मिल सके। चलो इसी के साथ हम नया टॉपिक लेते हैं शौक। फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था जो था फर्स्ट वाला वीडियो अपन ने एक कल बनाया था, उसमें सारा कुछ वो बताया था। पहले एबीजी आर्टियल ब्लड गैसेस और एसिड बेस इम्बैलेंस, वो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया था, इसलिए आज अपन थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर टाइप्स और डेफिनेशन ये सब अलग अलग करके फिर एक एक करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शौक क्या होता है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, एम्स ईएसआई और ये जितने भी हाई लेवल्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नर्सिंग में शौक से रिलेटेड डायरेक्ट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है जो को रिलेटेड कुछ न कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे। उसमें लास्ट में या तो हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये 4-5 शॉक जो है उसमें से क्वेश्चन कोई न कोई पुट अप करके डाल देते हैं। तो इसलिए अपन को इस चीज़ के बारे में भी समझना भी जरूरी है कि शौक क्या होता है, क्या डेफिनेशन है और कौन सी कंडीशन में कौन सा शौक होता है और उसका क्या मैनेजमेंट है। ठीक है, उससे पहले शौक जान लेते हैं। शौक क्या है। शौक एक सिंड्रोम है। क्या है? सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक सिम्टम्स ग्रुप मतलब एक समूह। किसका? सिम्टम्स मतलब एक लक्षणों का जो समूह होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स की जो कंप्लेन होती है उन सभी को मिला के एक ग्रुप बनता है और उसको कहते हैं अपना सिंड्रोम। तो सिंड्रोम है एक शौक। तो शौक क्या होता है? रैपिडली ड्रॉप बीपी, एकदम से अचानक से कोई भी शौक होगा तो एकदम से उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो एकदम से ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाएगा। अगर उसको टाइम रहते हुए ब्लड प्रेशर या उसको अगर एकदम से करेक्ट नहीं किया जाए, टाइमली अगर जितना जल्दी हो सके उसको अगर करेक्ट नहीं किया जाए तो इफ नॉट करेक्टेड रैपिडली कैन लीड टू बी ऑर्गन फेलियर। तो आपके जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें फिर धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ वो बढ़ जाता है आगे की तरफ। ठीक है, ये क्या है? शौक क्लिनिकली एक्यूट शॉर्ट टर्म कंडीशन है। क्लिनिकली बॉडी में क्लिनिकली एक्यूट एकदम से शॉर्ट टाइम के लिए कंडीशन है। उसको आप क्रोनिक एंड कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। जब तक आप एकदम से उसको अगर करेक्ट नहीं करते हो तो ऑर्गन फेलियर की तरफ वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। ये तो हो गया, यहाँ तक तो शौक समझ में आ गया। शौक क्या कंडीशन? एकदम से रैपिडली ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा और उसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसको सिंड्रोम कहते हैं। ये इसका एक सिम्टम्स वो होता है। आगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली चीज क्या है, पूरा सब एकदम से बताएगा। तो उसके बाद अपन टाइप्स लेते हैं कि शौक के क्या क्या टाइप्स है। तो सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शौक। टाइप्स में हाइपोवोलेमिक शौक आएगा। उसके बाद में सेप्टिक शौक, ये पढ़ेंगे अपन। थर्ड है एनाफिलेक्टिक शौक। फोर्थ है कार्डियोजेनिक शॉक एंड लास्ट वन न्यूरोजेनिक शॉक। फिफ्थ। तो आज अपन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने,
इसलिए अपन सबसे पहले इसको हाइपोवॉलेमिक शॉक पढ़ेंगे और उसके बाद में डिवाइड करके धीरे धीरे ये सभी शॉक पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है? हाइपोवॉलेमिक शॉक, हाइपो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, हाइपो मीन्स कम, वॉलेमिक, हाइपो मीन्स कम और वॉलेमिक, वॉलेमिक मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड। हाइपो मीन्स कम और वॉलेमिक मीन्स वॉल्यूम, मतलब कम वॉल्यूम। किसमें? बॉडी में। अगर कोई व्यक्ति है उसमें अगर बॉडी में कम वॉल्यूम है, किसका? ब्लड का या प्लाज्मा का। अपन मतलब एक नॉर्मली जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें 5 से 5 to 6 लीटर जो ब्लड वॉल्यूम होता है प्लाज्मा विद प्लाज्मा। अगर 20% या 20% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या वॉल्यूम प्लाज्मा लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाने की संभावना उसकी रहती है, तो हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा। सबसे पहले ब्लड या प्लाज्मा का लॉस हो जाएगा बॉडी में मोर देन 20%, तो उसमें हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा। हाइपोवॉलीमिया से फिर क्या हो जाएगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ वो बढ़ जाएगा। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक, तो सबसे पहले हाइपोवॉलीमिया होगा। पैथोफिजियोलॉजी में अगर समझने की कोशिश करते हैं अपने, तो सबसे पहले हाइपोवॉलीमिया, हाइपोवॉलीमिया मीन्स हाइपो मीन्स कम, वॉलीमिया, वॉलीमिया मतलब वॉल्यूम, ब्लड या प्लाज्मा, किसका? ब्लड या प्लाज्मा का। ब्लड या प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो अगर बॉडी में कम हो जाए, वो कौन सी सिचुएशन कम हो जाएगा वो अपन आगे समझेंगे। उससे पहले ये पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी समझ लेते हैं। हाइपोवॉलीमिया, ब्लड या प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा बॉडी में मोर देन 20%, मोर देन 20%, और 40% तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला ही जाएगा वो पेशेंट। तो 20% से ज्यादा अगर ब्लड या प्लाज्मा का वॉल्यूम लॉस हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा? वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न मींस कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम को मिला के कार्डियक आउटपुट बनता है। तो कार्डियक आउटपुट मतलब हाइपोवॉलीमिया। एक बार कार्डियक आउटपुट निकल जाने के बाद वीनस रिटर्न है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वेन्यूल्स वगैरह और वेन से जो प्लाज्मा और ब्लड आता है वो वीनस रिटर्न डिक्रीज होने लग जाएगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट में उसका प्रीलोडेड जो ब्लड है, प्रीलोड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। प्रीलोड कम होने का मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो बॉडी की जो हाइपोपरफ्यूजन है, बॉडी में जो टिश्यू है, हाइपोपरफ्यूजन फेलियर एंड टिश्यू हाइपोक्सिया, मतलब हाइपोपरफ्यूजन मतलब हाइपो यानी ये भी कम, परफ्यूजन यानी टिश्यू में जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगा, उसकी वजह से फेलियर हो जाएगा। और टिश्यू हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा और टिश्यू एक तरह से नेक्रोसिस और नेक्रोटाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब ऑर्गन जो अपना जो काम होता है, ऑर्गन का जो अपना काम होता है ऑर्गन का, वो डिसफंक्शन हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे काम करने बंद कर देते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे काम करने बंद करेंगे तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब ये होता है कि किडनी है वो अपना काम धीरे धीरे, हाइपोपरफ्यूजन होगा, फिर नेक्रोटाइज हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हाइपोक्सिया होगा। किडनी में हाइपोक्सिया होगा तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगी, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो जेएफआर है वो धीरे धीरे कम होगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। हार्ट है वो हाइपोपरफ्यूजन हार्ट में हो जाएगा, तो हार्ट है जो अपना काम कर धीरे धीरे कार्डियक आउटपुट कम कर लेगा। जब कार्डियक आउटपुट ही कम कर लेगा तो धीरे धीरे वो भी हाइपोक्सिया की तरफ बढ़ जाएगा। कौन? जो कार्डियक मसल्स और लेयर वगैरह है वो। किडनी अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देगी, हार्ट अपना काम कम कर लेगी, और आई अपना काम कम कर लेगी। ब्रेन की जो ब्रेन में हाइपोक्सिया होगा तो फिर ब्रेन अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर लेगा। तो मल्टी ऑर्गन जो फेलियर है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब जो भी किडनी है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, इन सब का काम जो धीरे धीरे कम हो जाएगा तो एक तरह से सिंड्रोम हो गया। ठीक है, और यहाँ तक तो ठीक है।
हाइपोवॉलेमिक शॉक बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल, उसका पैथोफिजियोलॉजी बताया किस तरीके से होता है। तो हाइपोवॉलीमिया होगा सबसे पहले। हाइपोवॉलीमिक शॉक किसको कहेंगे अपन, सबसे पहले हाइपोवॉलीमिया होगा। हाइपोवॉलीमिया से वेनस रिटर्न कम होगा, बॉडी में जब वेनस रिटर्न कम होगा तो प्रीलोड कम हो जाएगा, प्रीलोड कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट अगर कम होगा तो फिर हाइपोपरफ्यूजन जो है टिश्यू नेक्रोटिक टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन कम होने से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, और टिश्यू हाइपोक्सिया होने से ऑर्गन फेलियर, धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा, और ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन जो डिसफंक्शन करेगा तो ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। ये है अपने। अब कॉजेस, क्या क्या कॉज है हाइपोवॉलीमिया, किस किस कंडीशन में हो सकता है। हाइपोवॉलीमिक शॉक जो है किस किस कंडीशन में, हाइपोवॉलीमिया जो है वो किस कंडीशन में हो सकता है। हाइपोवॉलीमिया कॉजेस, जब बॉडी में ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड या प्लाज्मा का लॉस, जब बॉडी में मोर देन 20% से ज्यादा होता है तो हाइपोवॉलीमिक शॉक की तरफ जाता है। लेकिन जब बॉडी में ब्लड और प्लाज्मा का लॉस हो जाता है, हाइपोवॉलीमिया कोजेस, जब बॉडी में ब्लड और प्लाज्मा का लॉस हो जाता है तब वो हाइपोवॉलीमिया कहलाता है। कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन सी सिचुएशन में होता है, तो ये अपन को देखने वाली बात है। कौन कौन सिचुएशन में होता है। सीवियर फ्लूइड, सीवियर फ्लूइड या ब्लड लॉस, सीवियर फ्लूइड या ब्लड लॉस कब, जब ट्रॉमेटिक ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमेटिक या ब्लड लॉस, ट्रॉमा हो गया, बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्रॉमा हो गया तो हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज की वजह से जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो बॉडी में जैसे ब्लड लॉस होगा तो वो हाइपोवॉलीमिया कहलाएगा। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा का लॉस हो जाएगा तो भी सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया से ये मतलब है कि बॉडी में ब्लड तो लॉस नहीं हो रहा है लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी नहीं कर पा रहा बॉडी में। बॉडी में जब कैरी नहीं कर पाएगा तो उसमें भी एक तरह से क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करके वो साथ में लास्ट जो टिश्यू है वहां तक पहुंचाना। लेकिन जब टिश्यू को जब ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो भी एक तरह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो सीवियर एनीमिया को भी हाइपोवॉलीमिया में ही लेते हैं। और सीवियर वॉमिटिंग, प्लाज्मा लॉस हो गया, सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, ये भी हाइपोवॉलीमिया में आ जाएगा। कोई मेजर सर्जरी हो गई, मेजर सर्जरी जैसे एब्डोमिनल सर्जरी होगी, जैसे एब्डोमिनल सर्जरी होगी, हार्ट सर्जरी होगी, कार्डियो सर्जरी होगी, कार्डियक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी होगी, कार्डियक सर्जरी होगी, कोई ब्रेन की सर्जरी होगी। तो ये जो मेजर सर्जरी है उसमें भी ब्लड लॉस ज्यादा होने की संभावना रहती है, तो उसमें भी हाइपोवॉलीमिया होने के चांसेस बढ़ जाता है। सीवियर वॉमिटिंग हो गया, सन स्ट्रोक हो गया, ज्यादा बर्न वगैरह, कोई पेशेंट ऐसा है जो बर्न हो गया, बर्न होने की वजह से भी प्लाज्मा लॉस होता है उसमें, तो वो भी हाइपोवॉलीमिया बॉडी में हो जाता है। ये तो उसका हाइपोवॉलीमिया का मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यही है, अगर प्लाज्मा लॉस हुआ हो, अगर प्लाज्मा का लॉस हुआ हो, जैसे बर्न हो गया, सीवियर वॉमिटिंग हो गई, सीवियर डायरिया हो गया, सन स्ट्रोक हो गया, तो अगर इस तरीके का प्लाज्मा का लॉस हुआ है तो प्लाज्मा के लिए अपन क्या करते हैं, फिर
प्लाज्मा का लॉस हुआ हुआ है तो आईवी फ्लूइड देते हैं। एक तो फ्लूइड लॉस हो गया मतलब आईवी फ्लूइड दे दो, नंबर 1। ब्लड का लॉस हो गया, सीवियर एनीमिया है या ब्लड कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई तो उसमें तो ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, है ना, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स क्या है हाइपोवोलेमिया के? साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, अनकॉन्शियस होके, घर वाले लेके आए, पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस है, कैसे पता चलेगा कि हाइपोवोलेमिया शॉक है या कार्डियोजेनिक शॉक है या सेप्टिक शॉक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो हार्ट बीट होगी वो रैपिड होगी। अपन क्या करेंगे, हार्ट बीट चेक करेंगे, रैपिड हार्ट बीट होगी, ठीक है ना। उसकी जो ब्रीदिंग होगी वो क्यों होगी, ब्रीदिंग क्यों होगी, सेलो होगी। ब्रीदिंग मतलब तेज होगी, क्योंकि मतलब बहुत तेज तेज ले रहा होगा, लेकिन सेलो मतलब ज्यादा डीप नहीं होगी, है ना। और थोड़ा धीरे धीरे थक गया होगा, बीइंग टाइड, थोड़ा बहुत फैटिग महसूस करेगा, वो कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसमें भी वो कंफ्यूजन रहेगा पेशेंट, है ना। बीपी एकदम से फॉल होगी, उसकी बीपी फॉल होगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर है उसका लो हो जाएगा एकदम से। स्किन जो है, अपन स्किन को जैसे फील करते हैं तो स्किन एक तो कूल होगी, कूल मतलब ठंडी होगी, है ना, कामी होगी स्किन, ये है। और डायग्नोस कैसे करेंगे? चेक टेम्परेचर, ठीक, ब्रीदिंग पोजीशन, ब्रीदिंग कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है कम है, हाइपोथर्मिया भी मिलता जाता है डिहाइड्रेट वाला पेशेंट, ठीक है ना। हाइपोवोलेमिया वाला पेशेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसका कम ही मिलेगा हमेशा, मोस्ट प्रोबेबली उसका हाइपोटेंशन में है तो हाइपोटेंशन ही होगा। हाइपोटेंशन की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से टेम्परेचर है वो कम ही मिलेगा, मतलब हाइपोटेंशन, है ना। उसके बाद में ब्रीदिंग पैटर्न देखो, उसका ब्रीदिंग पैटर्न वही पहले बताया, जो सेलो है, स्पीड होगी ब्रीदिंग जो है, वो सांस जल्दी जल्दी लेगा, लेकिन चेक कलर, स्किन कलर, डायग्नोस बता रहा हूं, डायग्नोस कैसे करेंगे, स्किन कलर में क्या देखेंगे अपन, हाइपोवोलेमिया मीन्स वीनस रिटर्न कम है, जो पेरिफेरल साइनोइड की तरफ वो हो जाएगा, क्योंकि उसको जब हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया भी हो जाएगा। हाइपोक्सिया होने की वजह से ब्लड जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बॉडी में, उसकी वजह से स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा। क्यों? स्किन का कलर चेंज होने का मतलब ये है, कार्डियक आउटपुट जब प्रॉपर लास्ट टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे ब्लूनेस की ओर बढ़ जाएगा, है ना, जिसको अपन साइनोस कह सकते हैं, जिसको अपन साइनोसिस कहते हैं, साइनोज स्किन, है ना। CFT ये भी अपन देखते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम, CRT या CFT, कैपिलरी रिफिल टाइम या कैपिलरी फिलिंग टाइम,
बताया था ना, नॉर्मल कितना होता है सीआर कैपिलरी रिफिल टाइम या कैपिलरी फिलिंग टाइम कितना होता है, 2 से 3 सेकंड। सीआरटी जैसे ये है कैपिलरी, इसको दबा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रेस करके रखते हैं पेशेंट के जो भी फिंगर है उसके नेल को, और एकदम से छोड़ के उसका चेक करते हैं कितनी देर तक है वो। अगर 2 से 3 सेकंड के अंदर वापस कैपिलरी फिलिंग हो जाती है, उसके रेड हो जाती है, वो मीन्स अभी भी ब्लड जो वीनस रिटर्न है या ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ठीक है। एक तरह से ये चेक किया जाता है इसे। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कम होगा हाइपो वाले में हमें, ठीक है ना। हाइपो जब ब्लड हाइपोटेंशन होगा तो हाइपोथर्मिया होगा। उसके बाद अवेक अलर्ट जीसीएस उसका चेक करेगी। ग्लासको गामा स्केल है ना, न्यूरोजेनिक ग्लासको जीसीएस ग्लासको गामा स्केल चेक करेगी, है ना। पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है ये चेक करेगी। ये जीसीएस पूरी एक क्लास लूंगा मैं, बाद में पढ़ूंगा जीसीएस क्या होता है, उसका किस तरीके से स्केल का मेजरमेंट होता है और इसमें मतलब किस तरीके से टॉपिक लंबा हो जाएगा, अपन भटक जाएगा टॉपिक से, ये बाद में पढ़ाएंगे ना। अभी इसी पे फोकस करते हैं अपन। पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, सेमी कॉन्शियस है, फुल कॉन्शियस है या बिल्कुल ही डिसओरिएंटेड वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करेगी। पास्ट मेडिसिन पेशेंट के अटेंडेंस से, अगर पेशेंट कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है तो उससे अपन हिस्ट्री ले सकते हैं, या वो कोई डॉक्यूमेंट साथ में ले हॉस्पिटल लेके आया हुआ हो पहले का कोई, तो उससे पता चेक कर सकते हैं कि भाई मेडिसिन तो कोई नहीं चल रही है पेशेंट की, या अटेंडेंस से अपन पूछ सकते हैं फैमिली हिस्ट्री में कि पेशेंट की पास्ट मेडिसिन तो कोई नहीं चल रही है। पास्ट मेडिसिन से ये मतलब है कि अगर पेशेंट की पास्ट मेडिसिन जैसे लूप डाईयूरेटिक या ये हो गई डाईयूरेटिक या कुछ भी चल रही है, उसने बहुत ओवरडोज ले ली हो, है ना, या पेशेंट डायबिटिक टाइप 2 मेलाइटिस में अगर पेशेंट है और ये कोई हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया की कोई टेबलेट चल रही है पेशेंट, तो उसकी वजह से ये अपन को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है फैमिली हिस्ट्री से कि भाई पास्ट मेडिसिन में कोई उसकी दवाई तो नहीं चल रही, उसकी वजह से उसका कोई एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन तो नहीं हुआ, साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन पास्ट मेडिसिन में हिस्ट्री में लगे अपन, ठीक है। अपन फिर क्या करेंगे इसका मैनेजमेंट। हाइपो वाली में है तो क्या मैनेजमेंट, तो खैर मैंने बता ही दिया मोटा मोटा, है ना। फ्लूइड लेस हुआ तो फ्लूइड आईवी फ्लूइड देंगे उसको एज पर डॉक्टर से एडवाइस, और प्लाज्मा ये ब्लड वगैरह वो लॉस हुआ तो वो देंगे अपन, है ना। और चेक एनी ब्लीडिंग इमरजेंसी में ले जाएंगे, भाई ब्लीडिंग चेक करेंगे कहीं किस पार्ट से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई, ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है कई पार्ट से तो उसका मैनेजमेंट करेंगे अपन, ताकि अपन रोकेंगे तभी तो उसको बचा पाएंगे, हैं। चेक एनी ब्लीडिंग, ऑक्सीजन O2 भी देंगे उसको, चेक एनी ब्लीडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर O2 ऑक्सीजन उसको देना बहुत जरूरी है। और कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको एक बार डॉक्टर से वो कोऑर्डिनेट करके वो उसको बताएंगे भाई चलिए क्या करना है। अगर कोई बॉडी ब्लड वगैरह लॉस हुआ है तो ब्लड का करेंगे।